नमस्कार। FYBA सेम 1 के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम आयर ज्योतिका है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूं और सेमेस्टर 1 में हमारा पेपर है मॉडर्न पोएट्री। उसका टाइटल है कविता के सोपान। ये पेपर मैं पढ़ाऊंगी आपको और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कविता के सोपान की। इसमें हमें 8 कवि का परिचय लेना है और भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे प्रथम कवि हैं, जिनके 2 काव्य हम पढ़ेंगे और उनके बाद जितने भी हमारे कवि हैं और कवयित्री हैं 2 इस सेमेस्टर में, तो उनके 3-3 काव्य पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपको काव्य की परिभाषा पता होना चाहिए। तो आज मैं इस फर्स्ट लेक्चर में आपको नई कविता के बारे में समझाऊंगी कि कविता क्या है। वाग्मय का प्राचीनतम रूप काव्य मानव चेतना की स्वतः और संपूर्ण अभिव्यक्ति है। साधारण मनुष्य जिन वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं और भावों से प्रभावित नहीं होता, उसे समझ नहीं पाता या अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उन्हीं वस्तुओं, तथ्यों और घटनाओं, भावों से कुछ अधिक, कुछ भावुक और कुछ अधिक विचारशील और समग्रता में विश्वास रखने वाला मनुष्य आंदोलित होता है। वह अपने हृदयगत भावों को विशिष्ट शब्दावली में विशिष्ट शब्दों द्वारा उसे अभिव्यक्त करता है, उसे काव्य कहा जाता है। आगे देखें तो काव्य को विस्तृत रूप में जाने कि कविता की परिभाषा देते हुए विविध आचार्यों ने अपने मत प्रकट किए हैं। जैसे कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आचार्य हैं और बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य की परिभाषा दी है, और पाश्चात्य जो यानी कि विदेश के जो आचार्य हैं उन्होंने भी काव्य के बारे में अपना मत प्रकट किया है। तो आचार्य मम्मट हमारे बहुत बड़े हिंदी के कवि रहे हैं। तो आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, उनका एक ग्रंथ था, उसका नाम है काव्य प्रकाश। उसमें उन्होंने कहा है कि तददोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि। इसका अर्थ होता है कि जो रचना दोष रहित होती है और गुण वाली होती है और जिसमें कहीं कहीं अलंकार न भी हो, वो काव्य है। रस को काव्य की आत्मा मानते हुए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि साहित्य दर्पण में रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। वाक्य रसात्मक काव्य। आगे चलकर पंडित राज जगन्नाथ, वो भी हिंदी के जाने माने दिग्गज हैं, उन्होंने अपने इन दोनों पूर्ववर्ती आचार्यों का समन्वय करते हुए परिभाषा को अधिक व्यापक बनाया है। उन्होंने कहा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि इस परिभाषा में जहां रस और अलंकार दोनों के चमत्कार कोश और चमत्कार पूर्ण शब्दों को काव्य माना जाता है। कहा जाता है कि पाश्चात्य एक कवि हैं जिनका नाम है वर्ड्सवर्थ। उन्होंने भाव को प्रधानता दी है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, जिसका स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है। कवि समीक्षात्मक एक पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत है देने वाले कॉलरिज ये कहते हैं, उनके अनुसार सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान ही कविता है। यानी कि हमने देखा कि भारतीय विद्वान और पाश्चात्य विद्वान, इन दोनों में काव्य के बारे में जो भी परिभाषाएं दी हैं उसमें उनके मतांतर हैं, यानी कि एक दूसरे से सहमत नहीं है। सबने अपनी अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार काव्य को अपने शब्दों में ढाला है कि काव्य क्या है, उसकी परिभाषाएं दी है। आगे देखें तो
उत्तम काव्य की विशेषता को मैथ्यू आर्नल्ड परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता क्या है? निषेध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द रस विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। उपयुक्त चर्चा देखें तो उसके बाद काव्य के दो पक्ष यहाँ हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। एक अनुभूति पक्ष और दूसरा है अभिव्यक्ति पक्ष। इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति पक्ष का अर्थ है कि कैसी अभिव्यक्ति करते हैं, हम काव्य को अभिव्यक्त करते हैं, और अनुभूति का अर्थ होता है कि हम कैसा महसूस करते हैं कोई भी काव्य। उदाहरण के तौर पर देखें तो आप बहुत सारे हिंदी फिल्मी गीत सुनते हैं तो वो आपके मन को भा जाते हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके कानों को सुनना अच्छा लगता है, हृदय के भावों को जगाता है वो गीत, तो वो आपके मन को छू जाता है, तो वो अनुभूति पक्ष कहलाता है। और उस गाने को, उस काव्य को, उस गाने को या उस गजल को जब आप सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, उसके भाव को पकड़ लेते हैं, फिर जब आप उसको दोबारा प्रस्तुत करते हैं किसी और के सामने, उसे अभिव्यक्ति पक्ष कहा जाता है। तो अनुभूति करना यानी कि महसूस करना, और अभिव्यक्ति करना यानी कि आपने जो महसूस किया है उसको दूसरे के सामने प्रस्तुत करना। तो ये दो पक्ष काव्य के माने गए हैं। सरल शब्दों में इसे भाव पक्ष और कला पक्ष भी कहा जाता है। आगे चल के आपको काव्य में ऐसे प्रश्न भी आएंगे कि कोई एक काव्य है तो उसमें कला पक्ष और भाव पक्ष को स्पष्ट करना है, तो एक ऐसा प्रश्न भी आता है। फिर आगे देखें कि कविता के सोपान, हमारा जो पुस्तक है कविता के सोपान, ये हमारा पहले सेम में, दूसरे सेम में और तीसरे सेम में एक ही पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक एक है, लेकिन इसकी जो गाइड आती है वो आपको 3 अलग लेनी पड़ेगी। अभी के लिए आपको पहली गाइड लेनी है। पुस्तक का नाम है कविता के सोपान, लेकिन आपकी जो गाइड आएगी उसका नाम होगा कविता के पड़ाव। ये पहले सेम की है, वैसे ही दूसरे सेम की आएगी, फिर उसके बाद तीसरे सेम की आएगी। तो ये पूरी आपकी टेक्स्ट बुक 3 सेमेस्टर तक चलेगी, यानी एक बार आप लेंगे तो 3 सेमेस्टर तक आपको इसी में से काव्य पढ़ने हैं। पहले के जो 8 कवि हैं वो हम पहले सेम में पढ़ेंगे, उनके बाद आपके जो 8 कवि हैं उसको आप दूसरे सेम में पढ़ेंगे, और उसके बाद के जो कवि हैं वो तीसरे सेम में पढ़ेंगे। तो आगे देखें कि कविता के बारे में थोड़ा और मैं स्पष्ट कर दूं कि नई कविता क्या है, पहले ये स्पष्ट करेंगे, उसके बाद अगर हम कविता और कवि का परिचय लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि पहले तो नई कविता क्या है, साहित्य में उसका स्थान कौन सा है। हिंदी साहित्य में बहुत सारे काल हो चुके हैं, जैसे कि सबसे पहले आदिकाल, उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल। तो अभी जो काव्य हम पढ़ने वाले हैं ये आधुनिक काल की नई कविता के अंतर्गत आता है। ये सारी की सारी पुस्तक की जो काव्य हैं वो सारे नई कविता के अंतर्गत आते हैं। तो आगे देखिए कि कविता के सोपान के शीर्षकगत संदर्भ में यह कहना असंगत नहीं होगा कि हिंदी साहित्य में प्राय काव्य और कविता एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। प्राचीन काल में समग्र साहित्य के अर्थ में काव्य शब्द का प्रयोग होता था, भले ही वह नाटक ही क्यों न हो। आगे कि हिंदी में गद्य के विकास के साथ साहित्य की कई अन्य विधाएं भी विकसित हुई, तो बहुधा काव्य का प्रयोग प्रबंधात्मक रचना के अर्थ में भी किया जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप में यह भेद उपयुक्त नहीं ठहरता। जैसे कविता करे के तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसी के प्रबंध काव्य के लिए कविता का प्रयोग हुआ। इसी तरह जब हम कहते हैं कि निराला के काव्य में प्रगतिशीलता, तो उसकी लंबी कविता के साथ मुक्त काव्य एवं छोटी रचनाएं उसमें समाहित हो जाती हैं। अतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कवि एवं रचना के उत्कर्ष हेतु काव्य और कविता का प्रयोग एक साथ होता रहा है। कविता का प्रयोग अपेक्षाकृत एक छोटी रचना के लिए किया जाता है जो भाव, कल्पना, लय, ताल आदि से युक्त होती है।
हिंदी कविता का इतिहास 1000 वर्ष बहुत पुराना नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में कुछ घट बढ़ाव जोड़कर प्राय सभी विद्वानों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के जाने माने आलोचक हैं, लेखक हैं और कवि हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन और उनका काल विभाजन उसे ही आधार बनाया है सभी कवियों ने और लेखकों ने। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी काव्य के क्रमिक विकास को 4 युगों में विभाजित किया है कि काव्य 4 युगों में विभाजित किया जाता है। तो पहला काल कौन सा है? तो पहला है आदिकाल, जिसका एक दूसरा नाम भी है वीर गाथा काल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है और उसका समय है ईस्वी सन 1050 से 1375 तक का। दूसरा पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, तो इसका समय है 1375 से 1700 तक का। तीसरा उत्तर मध्य काल अथवा रीति काल, ये 2 नाम है, तो वो है 1700 से 1900 तक का समय। और उसके बाद आधुनिक काल जो सन 1900 से अब तक निरंतर चलता आ रहा है। तो आपका जो ये पुस्तक है कविता के पड़ाव, कविता के सोपान, इसमें जितने भी काव्य संकलित हैं ये सब नई कविता के अंतर्गत आते हैं। और नई कविता आधुनिक काल यानी कि 1900 से जो चली आ रही है अब तक, उसके अंतर्गत आता है आपका काव्य। तो आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। हमारे पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। जब हम कविताएं स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, तो कविता जब मैं आपको समझाऊंगी तो हमारे पहले कवि आपको याद रखने हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके 2 काव्य हमें पढ़ने हैं, हमारे पहले कवि हैं। उनके 2 काव्यों का नाम है मुकरियां और उनके दोहे, ये 2 हमें पढ़ना है। तो आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है और कविता के पड़ाव का आरंभ भी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र से होता है। यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका हो गया कि आधुनिक गद्यकाल के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। यानी कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक गद्यकाल के पितामह किसे माना जाता है, तो उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनके दोहों और मुकरियों से यहाँ काव्य की शुरुआत होगी। इस संकलन में 19वीं सदी उत्तरार्ध से लेकर 21वीं सदी के आरंभ तक के कवियों को समाहित किया गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युगीन कविता का संबंध भारतीय पुनर्जागरण से जोड़कर देखा है और आधुनिक हिंदी कविता की विकास यात्रा को इस तरह हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आएगी भारतेंदु युग, जिसका समय है सन 1857 से 1900 तक का। दूसरा आएगा द्विवेदी काल, तो इसका समय है सन 1900 से लेकर 1918 तक। इसके बाद आएगा छायावादी युग, तो छायावादी युग 1918 से लेकर 1936 का समय है। उसके बाद आएगा प्रगतिवादी युग जो 1936 से 1943 तक, और प्रयोगवादी युग 1943 से 1991 तक। उसके बाद नई कविता जो हम पढ़ रहे हैं उसका समय 1951 से 1959 तक का। उसके बाद अकविता, उसके बाद प्रतिबद्ध कविता और उसके बाद समकालीन कविता। इतने सारे काव्यों के प्रकार और इन सारे युगों में कई कई प्रकार के काव्य लिखे गए हैं। नई कविता के बाद हिंदी काव्य आंदोलनों से संबंधित कविता को काव्यधारा का नाम दिया गया, परंतु यहाँ से कविता दशकों में विभाजित सी दिखती है। तो इस तरह भारतेंदु से लेकर नीलेश रघुवंशी तक आते आते कविता के पड़ाव ने हिंदी कविता की एक लंबी यात्रा के कई पड़ाव पार किए हैं। जब आप इस पूरी पुस्तक से गुजरेंगे, यानी कि 3 सेम तक हम ये पुस्तक पढ़ेंगे और सभी कवियों का जब आपको परिचय मिलेगा, उनके उत्कृष्ट काव्यों के बारे में जब आप जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने उत्कृष्ट कवि थे और इन्होंने कितना उत्तम कार्य किया है। और उनके काव्यों से आज तक आपने बहुत सारे काव्य पढ़े होंगे, आज तक 12वीं तक आप पढ़े थे तो बहुत सारे ऐसे काव्य आपने पढ़े होंगे कि जिसके अंतर्गत भक्ति की बात होगी, प्रेम की बात होगी, विरह की बात होगी, राधा कृष्ण की रासलीला की बात होगी, नायक नायिका की बात होगी, पंछियों की बात होगी, प्रकृति की बात होगी। लेकिन इस पुस्तक के जो भी हमारे 3 सेम के जितने भी काव्य हैं, ये काव्य बहुत ही उत्कृष्ट हैं। इसमें सामाजिक समस्या, सामान्य व्यक्ति की पीड़ा, ग्रामीण जीवन की समस्याएं, बहुत कुछ इसमें राजकारण, राजनीति की समस्याएं
सामाजिक आर्थिक सारी समस्याएं इन काव्यों के माध्यम से प्रस्तुत की गई हैं। ये काव्य बहुत साल पहले लिखे गए थे, लेकिन जब भी हम इस काव्य से गुजरते हैं कुछ नया हमें प्राप्त होता है। मैं खुद इस पुस्तक को 3 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन जब भी मैं इस काव्य से दोबारा गुजरती हूँ तो मुझे कुछ और नया मिलता है। जैसे कि समुद्र के अंदर गोता लगाने वाले जो होते हैं मरजीवा, वो जितनी बार भी समुद्र में गोता खुर जाता है उसे कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य होता है। जितनी गहराई में जाता है उतना वो प्राप्त करता है। तो वैसे काव्य भी ऐसे ही हैं कि जिसे आप जितनी गहराई से, जितनी तल्लीनता से और दिल लगाकर पढ़ेंगे, आपको यहाँ ज्ञान रूपी मोती अवश्य प्राप्त होंगे। तो आज नई कविता में हमने नवी कविता का परिचय दिया आपको। नई कविता किन किन युगों से गुजर कर आई है उसकी बात कही कि काव्य कहाँ से शुरू हुए थे। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक बहुत सारे कवियों ने अपनी लेखनी लिखी, हिंदी साहित्य को अपने उत्कृष्ट काव्यों से समृद्ध किया है। और ये सारे काव्यों में यहाँ कुछ न कुछ हमको देकर जाएंगे। ये काव्य कुछ न कुछ ऐसा बोध होगा इसके अंदर, तो उसे हम प्राप्त करेंगे। क्योंकि अब आप 10वीं या 12वीं के स्टूडेंट नहीं हैं, अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप FY BA सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, तो वो मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर और इन काव्यों को आप भली भांति समझ सकते हैं। इसलिए ऐसे काव्य आपके अभ्यास में डाले गए हैं कि ये सालों पहले लिखे हुए काव्य भी आज की समस्या से कैसे जुड़े हुए हमें दिखते हैं, ये आप देखेंगे। जैसे जैसे मैं एक एक काव्य आपको समझाती जाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि कितने उत्कृष्ट काव्य हैं और कवि ने कितना एक एक मोती को जैसे चुनकर माला बनाई जाती है, वैसे ही सुंदर से काव्यों को एक धागे में जैसे पिरोया गया है। तो ये जितने भी कवि हैं, जितनी भी कविताएं हैं, आधुनिक काल के सारे कवि हैं, मध्यकाल के भी हैं और भक्ति काल के भी, लेकिन इन सब के जो उत्कृष्ट काव्य हैं उससे हम जब गुजरेंगे तभी हमें ज्यादा पता चलेगा कि इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, कौन सा बोध कवि यहाँ देना चाहते हैं और उनके उत्कृष्ट काव्यों के माध्यम से हम क्या जानना चाहेंगे। तो केवल मार्क्स लेने के लिए हम नहीं पढ़ेंगे, ये काव्य हमें जीवन का उत्कृष्ट ज्ञान देगा और ये ज्ञान आपको आगे चल के अपने वास्तविक जीवन में भी बहुत उपयुक्त होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बार पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। इन काव्यों को मैं अच्छी तरह से समझाऊंगी और जैसा मैं वर्गखंड में समझाती हूँ, जब तक ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, वीडियो के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब भी हमें सरकार के नीति नियम के अनुसार हमको छूट मिलेगी और जब हम ऑफलाइन भी सामने पढ़ेंगे तब भी आपको इतनी उत्कृष्टता से समझाया जाएगा। आज नई कविता के अंतर्गत मैंने आपको नई कविता का परिचय दिया। नेक्स्ट ऑडियो में और या नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं बनाऊंगी उसमें आपको मैं सबसे पहले कवि हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय दूंगी, उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, और उन दोनों की बात करने के बाद फिर हम उनके काव्य पे आएंगे और एक ही ऑडियो में या वीडियो में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय और उनके दोनों काव्यों के बारे में आपको समझा दूंगी। क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है और हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो अभी जो परिस्थिति चल रही है उसमें बदलाव आए या देर भी लग सकती है, लेकिन परीक्षा तो अपने नियत समय पर आएगी, तो हमें अपना कोर्स समय पर खत्म करना है। तो हम उस हिसाब से चलेंगे और आपको कोई भी दिक्कत होती है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।